बिहार। उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था? तो इसका आंसर है बिहार। उदंतपुर जो शिक्षा केंद्र है वह बिहार राज्य में अवस्थित था। पाल वंश के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर है गोपाल। गोपाल का शासनकाल 750 से 770 ईस्वी तक रहा। तो पाल वंश के संस्थापक गोपाल थे, जिसका शासनकाल 750 से 770 ईस्वी तक रहा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर है धर्मपाल। विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय था, इसका संस्थापक कौन था? तो धर्मपाल था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस वंश के शासक ने किया था? तो इसका आंसर है पाल वंश। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो है पाल वंश के शासक ने किया था। आधुनिक बिहार में किस जिले में विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थित था? तो इसका आंसर है भागलपुर। आधुनिक बिहार में भागलपुर जिले में विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थित था। नालंदा महाविहार को आर्थिक अनुदान देने वाला शासक था। तो इसका आंसर है हर्ष, धर्मपाल एवं देवपाल। नालंदा महाविहार को आर्थिक अनुदान देने वाला शासक हर्ष, धर्मपाल एवं देवपाल था। मुंगेर को अपनी राजधानी बनाने वाला पाल शासक था। तो इसका आंसर है देवपाल। मुंगेर को अपनी राजधानी बनाने वाला पाल शासक जो था देवपाल था। पाल शासकों द्वारा बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय को विशेष प्रोत्साहन दिया गया? तो इसका आंसर है महायान। पाल शासकों द्वारा बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय को विशेष प्रोत्साहन दिया गया। नेक्स्ट, किस शासक के काल में शैलेंद्र वंश के शासक ने नालंदा में एक बौद्ध मठ का स्थापना करवाया था? तो इसका आंसर है सी, देवपाल। देवपाल शासक के काल में शैलेंद्र वंश के शासक ने नालंदा में एक बौद्ध मठ का स्थापना करवाया था। इसके लिए देवपाल ने 5 गांव दान में भी दिए थे। नालंदा विश्वविद्यालय के खर्च के लिए किसने 200 गांवों को दान में दिया? इसका आंसर है धर्मपाल। नालंदा विश्वविद्यालय के खर्च के लिए 200 गांव जो है किसने दिया? तो धर्मपाल ने दिया था। किस शासक ने उदंतपुरी में बौद्ध विहार की स्थापना करवाया था? तो इसका आंसर है गोपाल। गोपाल ने उदंतपुरी में बौद्ध विहार की स्थापना करवाया था। किस काल में कांसे की मूर्तियों के निर्माण की एक उन्नत शैली का विकास बिहार में हुआ था? तो इसका आंसर है पाल युग। पाल युग में कांसे की मूर्तियों के निर्माण की एक उन्नत शैली का विकास बिहार में हुआ था। बिहार में पाल युग में कांस्य से निर्मित मूर्ति की एक उन्नत शैली का विकास हुआ। कांस्य मूर्तियों के निर्माण की इस शैली में निर्णायक देन थी। इसका आंसर है धीमन एवं बिठपाल की। बिहार में पाल युग में कांस्य से निर्मित मूर्ति की एक उन्नत शैली का विकास हुआ। कांस्य मूर्तियों के निर्माण की शैली में निर्णायक देन थी धीमन एवं बिठपाल की। पालकालीन कांस्य मूर्ति कलाकार धीमन एवं बिठपाल कहाँ के निवासी थे? तो इसका आंसर है नालंदा। पालकालीन कांस्य मूर्ति कलाकार धीमन एवं बिठपाल नालंदा के निवासी थे। और धीमन का जो पुत्र था वह कौन था? बिठपाल था। पालकालीन कांस्य प्रतिमा सांचे में ढली है, इसका साक्ष्य मिलता है कहाँ से? तो इसका आंसर नालंदा एवं कुकड़ीहार से। पालकालीन कांस्य प्रतिमा सांचे में ढली है, इसका साक्ष्य मिलता है नालंदा एवं कुकड़ीहार गया से। पालकालीन मूर्ति कलाकार धीमन एवं बिठपाल समकालीन थे किसके? इसका आंसर है धर्मपाल एवं देवपाल। पालकालीन मूर्ति कलाकार धीमन एवं बिठपाल धर्मपाल एवं देवपाल के समकालीन थे। चित्रित पांडुलिपि अष्टसहस्रिक, प्रज्ञा परमित और पंचरथ किस युग के हैं? तो इसका आंसर है पाल युग के। चित्रित पांडुलिपि अष्टसहस्रिक, प्रज्ञा परमित और पंचरथ जो है पाल युग के हैं। पालकालीन चित्रकला का भित्ति चित्र रूप कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर है नालंदा से। पालकालीन चित्रकला का भित्ति चित्र रूप जो है नालंदा से प्राप्त हुआ है। पाल शासक अपना आदेश प्रसारित करते थे, तो इसका आंसर है पाटलिपुत्र से। पाल शासक जो थे अपना आदेश जो है पाटलिपुत्र से प्रसारित करते थे। पाल काल में श्रीनगर भुक्ति कहा जाता था, तो इसका आंसर है मगध को। पाल काल में श्रीनगर भुक्ति जो है
मगध को कहा जाता था। देवपाल की अनुमति से सुमात्रा के राजा बलदेव पुत्र ने कहाँ विदेशी विद्यार्थियों के लिए छात्रावास का निर्माण करवाया था? इसका आंसर है नालंदा में। देवपाल की अनुमति से सुमात्रा के राजा बलदेव पुत्र ने नालंदा में विदेशी विद्यार्थियों के लिए छात्रावास का निर्माण करवाया था। अब आते हैं मिथिला के कर्नाट वंश। मिथिला या तिरहुत के कर्नाट राज्य का उदय 1097 से 1098 में किसके शासनकाल में हुआ था? जिसका आंसर है रामपाल। मिथिला या तिरहुत के कर्नाट राज्य का उदय जो है 1097 से 1098 में हुआ था, वह जो रामपाल के शासनकाल में हुआ था। मिथिला या तिरहुत के कर्नाट राज्य का संस्थापक कौन था? इसका आंसर है नन्यदेव। कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? तो नन्यदेव था। मिथिला के कर्नाट शासकों की राजधानी थी, तो इसका आंसर है सिमरावगढ़। मिथिला के जो कर्नाट शासक है उसकी राजधानी कहाँ थी? तो सिमरावगढ़ में थी। कर्नाट वंश का अंतिम शासक था, इसका आंसर है हरि सिंह। कर्नाट वंश का अंतिम शासक जो था हरि सिंह था। कर्नाट वंश का पूर्णतः अंत हुआ, इसका आंसर है 1378 ईस्वी में। कर्नाट वंश का अंत जो है 1378 ईस्वी में हुआ। बिहार में किसके समय में पंजी प्रबंध का विकास हुआ था? तो इसका आंसर है कर्नाट शासक। बिहार में कर्नाट शासक के समय पंजी प्रबंध का विकास हुआ था। तिब्बती इतिहासकार धर्म स्वामी तिरहुत आया था, तो इसका आंसर है 1234 ईस्वी में। 1234 ईस्वी में तिब्बती इतिहासकार धर्म स्वामी तिरहुत आया था। बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय कर्नाट राज्य पर किसका शासन था? तो इसका आंसर है नरसिंह देव का। बख्तियार खिलजी जो था उसके आक्रमण के समय कर्नाट राज्य पर नरसिंह देव का शासन था। तुर्क सेनापति तुगरिल तुगन द्वारा मिथिला पर आक्रमण की चर्चा करने वाले विदेशी यात्री हैं, इसका आंसर है बी एवं सी दोनों, लामा तारानाथ तथा धर्मस्वामिनी। तुर्क सेनापति तुगरिल तुगल द्वारा मिथिला पर आक्रमण की चर्चा करने वाले विदेशी यात्री लामा तारानाथ तथा धर्मस्वामी थे। तुगरिल तुगन के अभियान के समय कर्नाट राज्य का शासक कौन था? इसका आंसर है राम सिंह देव। तुगरिल तुगन के अभियान के समय कर्नाट राज्य का शासक राम सिंह देव था। कर्नाट शासकों में कौन एक महान समाज सुधारक था? तो इसका आंसर है हरि सिंह देव। कर्नाट शासकों में हरि सिंह देव जो थे वे एक महान समाज सुधारक थे। पंजी प्रबंध मिथिला क्षेत्र में किसके शासनकाल में मुख्य रूप से विकसित हुआ? तो इसका आंसर है हरि सिंह देव। पंजी प्रबंध मिथिला क्षेत्र में हरि सिंह देव के शासनकाल में मुख्य रूप से विकसित हुआ। अब आते हैं मध्यकालीन बिहार। तो बिहार में तुर्कों का आगमन। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? तो इसका आंसर है बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी जो था बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता था। बिहार में तुर्क सत्ता का संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर है इब्ने बख्तियार खिलजी। बिहार में तुर्क सत्ता का संस्थापक जो था इब्ने बख्तियार खिलजी था। इसका पूरा नाम इख्तियारुद्दीन मोहम्मद इब्ने बख्तियार खिलजी था। बख्तियार खिलजी का पूरा नाम इख्तियारुद्दीन मोहम्मद इब्ने बख्तियार खिलजी था। बख्तियार खिलजी की बिहार में पहली महत्वपूर्ण विजय थी, तो इसका आंसर है बिहार शरीफ की। बिहार शरीफ की जो है विजय थी। बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना की थी, आंसर है डी 1198 ईस्वी में। 1198 ईस्वी में तुर्क सत्ता की स्थापना की। बख्तियार खिलजी की बिहार में पहली महत्वपूर्ण विजय थी, तो इसका आंसर है बिहार शरीफ उदंतपुरी की। बख्तियार खिलजी की बिहार में पहली महत्वपूर्ण विजय जो थी बिहार शरीफ उदंतपुरी की थी। उसने बिहार शरीफ पर विजय 1198 ईस्वी में प्राप्त की। बख्तियारपुर नामक शहर की स्थापना की। बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना हुई, तो इसका आंसर है डी 1198 ईस्वी में। बिहार में तुर्क सत्ता की जो स्थापना हुई थी 1198 ईस्वी में हुई थी। बख्तियार खिलजी ने अपना प्रशासनिक मुख्यालय बनाया, इसका आंसर है बिहार शरीफ में। बख्तियार खिलजी जो था उसने अपना प्रशासनिक जो मुख्यालय जो था वह बिहार शरीफ में बनाया था। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया? तो इसका आंसर है बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी के शव को बिहार शरीफ में दफनाया गया था।
तो नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया? तो बख्तियार खिलजी ने। और बख्तियार खिलजी के शव को कहाँ दफनाया गया? तो बिहार शरीफ में दफनाया गया। बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय पाल वंशीय शासक कौन थे? तो इसका आंसर है इंद्रयुमन पाल। इंद्रयुमन पाल जो थे बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय पाल वंशीय शासक थे। बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय सेन वंशीय शासक कौन था? तो इसका आंसर है लक्ष्मण सेन। सेन वंशीय शासक कौन थे? तो लक्ष्मण सेन थे। बिहार के सूफी संतों का आगमन किस शताब्दी में हुआ? तो इसका आंसर है 12वीं शताब्दी में। बिहार में जो सूफी संत थे उसका जो आगमन हुआ था वह 12वीं शताब्दी में हुआ। बिहार में आने वाले पहले सूफी संत कौन थे? तो इसका आंसर है मोमिन आरिफ। मोमिन आरिफ जो थे बिहार में आने वाले पहले सूफी संत थे। मनेर की विजय से किस सूफी संत का संबंध था? तो इसका आंसर है ताज फकीह। ताज फकीह का संबंध जो था मनेर की विजय से था। बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर है तबकाते नासिर से। तबकाते नासिर से बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ है। अब आते हैं सल्तनत कालीन बिहार। बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान कौन था? तो इसका आंसर है इल्तुतमिश। बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान जो था इल्तुतमिश था। बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? तो इसका आंसर है इल्तुतमिश। बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन करने वाला प्रथम सुल्तान जो था इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश ने 1225 के लगभग किसे पराजित कर बिहार पर अधिकार किया था? तो इसका आंसर है हिसामुद्दीन ऐबज को। इल्तुतमिश ने 1225 ईस्वी में किसे पराजित कर बिहार पर अधिकार किया था? तो हिसामुद्दीन ऐबज को। निम्न में से कौन सल्तनत काल में बिहार का प्रांतपति नहीं रहा था? तो इसका आंसर है मुवारिज खां। बाकी बात ये तुगान खां, हातिम खां, सैफुद्दीन ऐबक, ये सभी जो था सल्तनत काल में बिहार का प्रांतपति रहा थे, प्रांतपति थे। किस काल में बिहार पर दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों का निर्णायक वर्चस्व स्थापित हुआ? तो इसका आंसर है तुगलक काल में। तुगलक काल में बिहार पर दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों का निर्णायक वर्चस्व स्थापित हुआ। बिहार के कर्नाट वंश के शासक हरि सिंह देव को पराजित करने वाला सुल्तान कौन था? तो इसका आंसर है गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक जो था बिहार के कर्नाट वंश के शासक हरि सिंह देव को पराजित किया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने बिहार के किस नगर का नाम तुगलकपुर कर दिया था? तो इसका आंसर है दरभंगा का। दरभंगा का नाम जो था मोहम्मद बिन तुगलक ने तुगलकपुर कर दिया था। दरभंगा में एक दुर्ग एवं जामा मस्जिद का निर्माण कराने वाला सुल्तान कौन था? इसका आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक जो था दरभंगा में एक दुर्ग एवं जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी? तो इसका आंसर है बिहार शरीफ। तुगलक काल में बिहार की जो राजधानी थी वह बिहार शरीफ थी। बिहार शरीफ जो अभी आधुनिक नालंदा जिले में स्थित है। बिहार राज्य का नाम बिहार किसने दिया था? तो इसका आंसर है तुर्कों ने। बिहार राज्य का नाम बिहार किसने दिया था? तो तुर्कों ने दिया था। इस क्षेत्र में बौद्ध बिहारों की संख्या अधिक थी, अतः इन्होंने इसे बिहारों का प्रदेश कहा। बिहार राज्य का नाम बिहार किस काल में पड़ा? तो इसका आंसर है तुगलक। बिहार राज्य जो है उसका नाम बिहार किस काल में पड़ा? तो तुगलक काल में पड़ा। मलिक इब्राहिम या मलिक ब्या बिहार का प्रशासक किस काल में था? तो इसका आंसर है तुगलक काल में। मलिक इब्राहिम या मलिक ब्या बिहार का प्रशासक तुगलक काल में था। बिहार के तुगलक काल के सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रशासक मलिक इब्राहिम या मलिक ब्या का मकबरा कहाँ पे है? तो बिहार शरीफ में है। बिहार के तुगलक काल के सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रशासक मलिक इब्राहिम या मलिक ब्या का मकबरा जो है बिहार शरीफ में है। बिहार में प्रसिद्ध संत शेख अहमद चिरपोश से भेंट किस सुल्तान ने किया था? तो इसका आंसर है फिरोज तुगलक। बिहार के प्रसिद्ध संत शेख अहमद जो चिरपोश से भेंट फिरोज तुगलक ने किया था। फिरोज तुगलक का पारसी अभिलेख डैश से मिलता है? तो इसका आंसर है बिहार शरीफ से। फिरोज तुगलक का जो फारसी अभिलेख है वह बिहार शरीफ से मिलता है। उत्तर बिहार के कर्नाट शासकों का अंत किस सुल्तान के द्वारा हुआ? तो इसका आंसर है गयासुद्दीन तुगलक।
उत्तर बिहार के कन्नड़ शासकों का अंत जो है गयासुद्दीन तुगलक के शासन के दौरान हुआ था। 14वीं सदी में तिरहुत में फिरोज ने किस वंश का शासन आरंभ करवाया था? इसका आंसर है वैनवार वंश। 14वीं सदी में तिरहुत में फिरोज ने वैनवार वंश का शासन आरंभ करवाया था। तिरहुत के किस वैनवार वंश के शासक के छत्र छाया में प्रसिद्ध कवि विद्यापति ने अपने काव्य की रचना की? तो इसका आंसर है शिव सिंह। तिरहुत के शिव सिंह वैनवार वंश के शासक के छत्र छाया में प्रसिद्ध कवि विद्यापति ने अपने काव्य की रचना की। बिहार में प्रारंभिक तुर्क गतिविधियों के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी के प्रमुख स्रोत है। तो इसका आंसर है तबकाते नासिरी। बिहार में तुर्क गतिविधियों के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी के प्रमुख स्रोत जो थे तबकाते नासिरी है। इब्राहिम लोदी के काल में बिहार के किस सूबेदार ने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह किया? तो इसका आंसर है दरिया खान नुहानी। इब्राहिम लोदी के काल में बिहार के दरिया खान नुहानी सूबेदार ने सुल्तान के विरुद्ध ही अपना विद्रोह किया था। बिहार के जनजातीय क्षेत्र के लिए झारखंड शब्द का प्रयोग पहली बार कब हुआ? तो इसका आंसर है 13वीं शताब्दी में। बिहार के जनजातीय क्षेत्र के लिए झारखंड शब्द का प्रयोग पहली बार 13वीं शताब्दी में हुआ। वर्तमान बिहार क्षेत्र के लिए बिहार नाम सर्वप्रथम किस रचना में मिलता है? तो तबकाते नासिरी में। वर्तमान बिहार क्षेत्र के लिए बिहार नाम सर्वप्रथम तबकाते नासिरी में मिलता है। किस सुल्तान के तिरहुत को तुगलकपुर का नाम दिया? किस सुल्तान ने तिरहुत को तुगलकपुर का नाम दिया? तो इसका आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने तिरहुत को तुगलकपुर का नाम दिया। किस सुल्तान ने तिरहुत से अपने सिक्के जारी किए? तो इसका आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक जो थे तुगलकपुर से अपने सिक्के को जारी किया था, तिरहुत से जारी किए। किस सुल्तान ने राजगीर स्थित जैन मंदिरों को अनुदान दिए? इसका आंसर है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक जो थे राजगीर में स्थित जैन मंदिरों को अनुदान दिए थे। तुगलक काल में बिहार के प्रांतपति पद पर आसीन रहे। तो इसका आंसर है ए एवं बी, मलिक ब्या तथा मजदुल मुल्क। मलिक ब्या तथा मजदुल मुल्क जो थे तुगलक काल में बिहार के प्रांतपति पद पर आसीन रहे। दिल्ली के किस सुल्तान ने बिहार में सैनिक अभियान कर मुंगेर तक अपना राज विस्तृत किया? तो इसका आंसर है सिकंदर लोदी। दिल्ली के किस सुल्तान ने बिहार में सैनिक अभियान कर मुंगेर तक अपना राज विस्तृत किया? तो सिकंदर लोदी। बख्तियार खिलजी का बिहार में प्रथम पड़ाव कहाँ था? तो इसका आंसर है मनेर। बख्तियार खिलजी का बिहार में प्रथम पड़ाव जो था मनेर में था। बिहार शरीफ स्थित मलिक ब्या के मकबरे की विशेषता है? तो इसका आंसर है ए तथा बी, सलामी दीवारें अथवा बैटरेड वाल्स। सलामी दीवारी अथवा बैटरेड वाल्स तथा लंबूतरा गुंबद अथवा कोनिकल डोम। ये चीज जो था क्या था? तो बिहार शरीफ में स्थित मलिक ब्या के मकबरे की विशेषता थी। मनेर में स्थित बड़ी दरगाह में किसका मजार है? मनेर में जो स्थित है बड़ी दरगाह में किसका मजार है? तो इसका आंसर है मुखदुम याहिया की। मुखदुम याहिया की जो है मनेर में स्थित बड़ी दरगाह में मजार है। अब आते हैं चेरो वंश एवं उज्जैनिया वंश। पूर्व मध्यकाल में सोन नदी की घाटी के क्षेत्र में किस जनजातीय राज्य का उत्थान हुआ था? तो इसका आंसर है खरवार। पूर्व मध्यकाल में सोन नदी की घाटी के क्षेत्र में किस जनजातीय राज्य का उत्थान हुआ? तो खरवार का उत्थान हुआ था। पाल सत्ता के पतन के काल में मध्य बिहार में किस जनजाति ने अपना राज्य गठित किया? तो इसका आंसर है भार। पाल सत्ता के जब पतन हो गया था उसमें मध्य बिहार में भार जनजाति ने अपना राज्य गठित किया था। 12वीं शताब्दी में पश्चिम बिहार, चंपारण और मुजफ्फरपुर में कौन राज्य संगठित हुआ? तो इसका आंसर है चेरो राज्य। 12वीं शताब्दी में पश्चिम बिहार, चंपारण और मुजफ्फरपुर में चेरो राज्य जो है संगठित हुआ। चेरो राज्य का संघर्ष किन मुस्लिम राजवंशों के साथ हुआ? तो इसका आंसर है आपको डी 1, 4 एवं 5 अर्थात तुगलक, सूर एवं मुगल। चेरो राज्य का जो संघर्ष हुआ था किन मुस्लिम शासकों के साथ हुआ था? तुगलक के साथ भी हुआ था, सूर के साथ भी हुआ था तथा मुगल वंश के साथ भी हुआ था। दलपत शाही का संबंध किस राज्य से था? तो इसका आंसर है उज्जैनिया राज्य। दलपत शाही का जो संबंध था वह उज्जैनिया राज्य से था। चेरो शासकों को शाहाबाद क्षेत्र से विस्थापित किया? तो इसका आंसर है उज्जैनियों ने। चेरो शासकों को शाहाबाद क्षेत्र से विस्थापित उज्जैनियों ने किया था।
शेर शाह ने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष में किससे सहायता प्राप्त की थी? तो इसका आंसर है चेरो शासकों से। शेर शाह ने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष में चेरो शासकों से सहायता प्राप्त की थी। बिहार पर राज करने वाला जनजातीय राजवंश था, तो इसका आंसर है चेरो वंश। बिहार पर राज करने वाला जनजातीय राजवंश जो था चेरो वंश था। पाल वंश के उपरांत चेरो वंश ने शाहाबाद, सारण, चंपारण एवं मुजफ्फरपुर के जिले में अपनी सत्ता स्थापित की थी। किस चेरो राजा ने जगदीशपुर के मेले की शुरुआत की थी? तो इसका आंसर है फूलचंद। फूलचंद चेर राजा ने जगदीशपुर के मेले की शुरुआत की थी। चेरो जनजाति की शक्ति का वास्तविक पतन किसके द्वारा हुआ? इसका आंसर है उज्जैनिया शासक के द्वारा। चेरो जनजाति की शक्ति का वास्तविक पतन जो था उज्जैनिया शासक के द्वारा हुआ। भोजपुर में उज्जैनिया वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर है संतन सिंह। भोजपुर में उज्जैनिया वंश का जो संस्थापक था वह कौन था? तो संतन सिंह था। संतन सिंह का मूल नाम देवराज था। यह उज्जैनी, डुमराव, बक्सर एवं जगदीशपुर में एक महत्वपूर्ण शक्ति थे। भोजपुर के उज्जैनी शासकों की राजधानी रही थी, तो इसका आंसर है उपयुक्त सभी, ढावा, बीटा तथा बक्सर। भोजपुर के उज्जैनी शासकों की राजधानी जो थी ढाबा, बीटा तथा बक्सर थी। भोजपुर के उज्जैनी शासक निम्न में से कौन नहीं थे? इसका आंसर है बाघमल। बाकी ये संग्राम देव थे, राजा नारायण मल थे, राजा राम शाही जो थे भोजपुर के उज्जैनी शासक थे। चांद एवं मुंड जो चंदेश्वरी एवं मुंडेश्वरी नामक मंदिरों से जुड़े हैं, ये संबंधित है शाहबाद के चेर से। शाहबाद के चेर से चांद एवं मुंड जो चंदेश्वरी एवं मुंडेश्वरी नामक मंदिरों से जुड़े हुए थे। अब आते हैं बिहार में अफगान राज्य। बिहार में अफगान सत्ता के आरंभिक उत्कर्ष में निर्णायक देन थी, तो इसका आंसर है नुहानी कबीलों की। बिहार में अफगान सत्ता के आरंभिक उत्कर्ष में निर्णायक देन थी नुहानी कबीले की। सिकंदर लोदी ने 1495 से 96 में किसे बिहार का प्रभारी नियुक्त किया? तो इसका आंसर है दरिया खान नुहानी को। सिकंदर लोदी ने 1495 से 96 में किसे बिहार का प्रभारी नियुक्त किया? तो दरिया खान नुहानी को। हुसैन शाह सरकी को पराजित कर इसे बिहार का प्रभारी बनाया गया था। बिहार में नुहानी राज्य का संस्थापक कौन था? तो बिहार में नुहानी राज्य का संस्थापक मोहम्मद शाह नुहानी था। बिहार में नुहानी राज्य का संस्थापक कौन था? मोहम्मद शाह नुहानी था। मोहम्मद खान लोहानी का असली नाम बहार खां था। मोहम्मद का जो लोहानी था उसका असली नाम बहार खां था। इसने दिल्ली सल्तनत से अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी। उत्तर बिहार का क्षेत्र सारण इत्यादि एक अन्य अफगानी नुसरत खां के अधीन था। महमूद लोदी को विस्थापित कर बाबर ने किसे बिहार का प्रशासक नियुक्त किया? इसका आंसर है जलाल खां को। मोहम्मद लोदी को विस्थापित कर बाबर ने बिहार का प्रशासक जो है जलाल खां को नियुक्त किया। अब आते हैं सूर सम्राट तथा शेर शाह सूरी के बारे में जानेंगे। तो शेर शाह सूरी का जो काल था 1540 से लेकर 1545 ईस्वी तक था। सूरवंश की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर है शेर शाह ने। सूरवंश की स्थापना जो है शेर शाह ने की थी। शेर शाह के बचपन का नाम फरीद खां था। शेर शाह को शेर खां की उपाधि किसने दी? तो इसका आंसर है मोहम्मद नुहानी ने। शेर शाह को शेर खां की उपाधि जो है मोहम्मद नुहानी ने दी। एक शेर मारने के उपलक्ष्य में उसे शेर खां की उपाधि दी गई थी। शेर खां के पिता हसन खां कहाँ के जागीरदार थे? तो शेर शाह के पिता कौन थे? तो हसन खां थे। वह कहाँ के जागीरदार थे? तो सासाराम के। शेर खां बिहार के किस शासक का संरक्षक नियुक्त हुआ था? इसका आंसर है जलाल खां का। शेर खां जो है बिहार के जलाल खां शासक का संरक्षक नियुक्त हुआ था। बिहार में शेर शाह का राजनीतिक वर्चस्व किस युद्ध में उसकी विजय के साथ स्थापित हुआ? तो इसका आंसर है सूरजगढ़ा का युद्ध। सूरजगढ़ा के युद्ध में बिहार में शेर शाह का राजनीतिक वर्चस्व स्थापित हुआ। शेर शाह ने किस युद्ध में हुमायूं को पराजित किया? तो इसका आंसर है ए और बी दोनों। चौसा का युद्ध तथा बिलग्राम अथवा कनौज के युद्ध में शेर शाह ने हुमायूं को पराजित किया। शेर शाह ने बिलग्राम अथवा कनौज के युद्ध में हुमायूं को पराजित कर स्वयं को दिल्ली का सुल्तान घोषित किया। शेर शाह द्वारा पटना के नव निर्माण का वर्णन किस रचना में मिलता है? शेर शाह द्वारा पटना के नव निर्माण का वर्णन जो है तारीख दाऊदी में मिलता है। शेर शाह द्वारा अफगान राज्य की पुनः स्थापना किस युद्ध के उपरांत हुई? तो इसका आंसर है कनौज या बिलग्राम के युद्ध में।
शेर शाह द्वारा अफगान राज्य की पुनर्स्थापना कनौज या बिलग्राम के युद्ध में हुई थी। शेर शाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला था, इसका आंसर है सहसाराम। शेर शाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला जो था सहसाराम था। बिहार का अंतिम अफगान शासक था, इसका आंसर है दाऊद खां करारानी। दाऊद खां करारानी जो था बिहार का अंतिम अफगान शासक था। शेर शाह का मकबरा है, जिसका आंसर है सहसराम में। शेर शाह का मकबरा कहाँ है? तो सहसराम में है। शेर शाह का मकबरा अफगान स्थापत्य का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। शेर शाह द्वारा पटना का दुर्ग और पटना को राजधानी बनाने की चर्चा कहाँ मिलती है? तो इसका आंसर है तारीख दाऊदी में। शेर शाह द्वारा पटना का दुर्ग और पटना को राजधानी बनाने की चर्चा जो है तारीख दाऊदी में मिलती है, और तारीख दाऊदी की रचना अब्दुल्लाह ने की थी। शेर शाह द्वारा कौन सा कार्य किया गया? इसका आंसर है उपयुक्त सभी। जब्त प्रणाली की शुरुआत की गई, सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का प्रयोग किया गया, रुपया का प्रचलन किया गया। तो शेर शाह के द्वारा कौन सा कार्य किया गया? जब्त प्रणाली की शुरुआत की गई, सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का प्रयोग किया गया तथा रुपया का प्रचलन किया गया। बिहार राज्य में स्थित सासाराम जिसे रोहतास के किला का निर्माण किसने करवाया था? तो शेर शाह ने। शेर शाह में बिहार राज्य में स्थित सासाराम के किले का निर्माण करवाया था। निम्न में से कौन सा कार्य शेर शाह द्वारा नहीं किए थे? तो शेर शाह के द्वारा किए गए कार्य कौन थे? इसका पहले आंसर हो जाएगा सी, इबादत खां की स्थापना शेर शाह ने नहीं करवाया था। बाकी शेर शाह ने देश की भूमि का सर्वेक्षण करवाया था, ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था, किसानों को पट्टा देने अथवा कुलीन की प्रथा का आरंभ करवाया था। मध्यकाल में पटना का नव निर्माण किसने करवाया था? तो इसका आंसर है शेर शाह ने। मध्यकाल में जो पटना का जो नव निर्माण था शेर शाह ने करवाया था। सहस्राम किसके मकबरे के लिए प्रसिद्ध है? इसका आंसर है उपयुक्त सभी। सहस्राम जो था शेर शाह सूरी के मकबरे के लिए प्रसिद्ध है, इस्लाम के लिए शाह के लिए प्रसिद्ध है, हसन खां सूरी के लिए प्रसिद्ध है। शेर शाह के मकबरा के संबंध में क्या सही है? तो इसका आंसर है आपको उपयुक्त सभी। तो यह जो मकबरा जो था यह झील के बीच में स्थित अष्टकोणीय आकार का है। मतलब शेर शाह का जो मकबरा है वो कैसा है? तो झील के बीच में अष्टकोणीय आकार का है। यह मकबरा चौकोरे चबूतरे पर बना है, जिसके चारों ओर क्या है? तो सीढ़ियां है। तीसरा है कि इसकी छत एक भव्य गुंबद के रूप में है। तो ये जो थी क्या थी? शेर शाह के मकबरे की विशेषता थी। पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? तो इसका आंसर है शेर शाह ने। पटना को प्रांतीय राजधानी जो था शेर शाह ने बनाया था। सुप्रसिद्ध सूफी संत शेख वरन किस अफगान शासक के समकालीन थे? इसका आंसर है सी, 3 एवं 4, शेर शाह और इस्लाम शाह। शेर शाह तथा इस्लाम शाह के समय सुप्रसिद्ध सूफी संत शेख वरन अफगान शासक के समकालीन थे। अष्टकोणीय मकबरों की श्रृंखला में अंतिम मकबरा कौन है? तो इसका आंसर है इस्लाम शाह का मकबरा। अष्टकोणीय मकबरों की श्रृंखला में अंतिम मकबरा जो है इस्लाम शाह का मकबरा है। शेर शाह के अधीन बिहार में कितनी सरकारें मतलब कितनी प्रमंडल थी? तो इसका आंसर है बी, 7। शेर शाह के अधीन बिहार में 7 प्रमंडल थी। शेर शाह द्वारा पटना के किले और नगर को बनाने में कितना व्यय हुआ? तो इसका आंसर है 5 लाख। शेर शाह द्वारा पटना किले और नगर को बनाने में 5 लाख रुपए का व्यय हुआ था। मुगल शासक बाबर ने किसे पराजित कर बिहार पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया? तो इसका आंसर है मोहम्मद लोदी। मुगल शासक बाबर ने किसे पराजित कर बिहार पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया? तो मोहम्मद लोदी। घाघरा के युद्ध 6 मई 1929 में बाबर से मोहम्मद लोदी पूरी तरह पराजित होकर भाग गया। अकबर ने अगस्त 1574 में पटना में किसे पराजित किया था? तो इसका आंसर है दाऊद खां। अकबर ने अगस्त 1574 में पटना में दाऊद खां को पराजित किया था। अकबर ने पटना युद्ध के बाद बिहार में किसे दाऊद खां से निपटने के लिए छोड़कर लौट गया? इसका आंसर है आपको मुनीम खां। 1580 में बिहार का सूबेदार किसे बनाया गया? तो इसका आंसर है खान ए आजम मिर्जा अजीज कोका। 1580 में बिहार का सूबेदार किसे बनाया गया? तो खान ए आजम मिर्जा अजीज कोका को। किस मुगल शासक के समय बिहार पठानों एवं मुगलों के बीच लड़ाई का केंद्र बना रहा? तो इसका आंसर है अकबर। किस मुगल शासक के समय बिहार पठानों एवं मुगलों के बीच की लड़ाई का केंद्र बना रहा? तो अकबर। अकबर के समय में कहाँ के उज्जैनी राजा दलपत शाही में विद्रोह किया था?
तो इसका आंसर है जगदीशपुर। अकबर के समय में जगदीशपुर के उज्जैनी राजा दलपत शाही ने विद्रोह किया था। जगदीशपुर के विद्रोह का दमन करने के लिए शाहबाज खां को अकबर ने भेजा था। बिहार को सर्वप्रथम अपने साम्राज्य में मिलाने वाला मुगल शासक कौन था? तो अकबर। बिहार को जो था सर्वप्रथम अपने साम्राज्य में मिलाने वाला मुगल शासक अकबर था। बिहार को मुगल साम्राज्य के प्रांत का दर्जा दिया गया, इसका आंसर है 1580 ईस्वी में। बिहार को मुगल साम्राज्य के प्रांत का दर्जा दिया गया 1580 ईस्वी में। किस मुगल शासक ने मनेर की बड़ी दरगाह का भ्रमण किया था? तो इसका आंसर है बाबर। बाबर ने मनेर की बड़ी दरगाह का भ्रमण किया था। किस मुगल शासक ने मनेर में बंगाल के सुल्तान से भेंट की? तो इसका आंसर है हुमायूं। मनेर में बंगाल के सुल्तान से किसने भेंट की? तो हुमायूं ने भेंट की थी। पटना की विजय में किस मुगल शासक ने भाग लिया था? तो इसका आंसर है अकबर। पटना की विजय में अकबर मुगल शासक जो थे वो भाग लिए थे। किस मुगल राजकुमार ने अपने विद्रोह के क्रम में बिहार में शरण ली थी? तो इसका आंसर है शाहजहां। शाहजहां जो थे मुगल राजकुमार ने अपने विद्रोह के क्रम में बिहार में शरण ली थी। मुगल कालीन बिहार में कितनी प्रमंडल थी? तो आपको 7। मुगल काल की शासनकाल में भी बिहार में 7 ही प्रमंडल थी। अकबर कालीन बिहार के सूबेदार में सबसे प्रसिद्ध कौन था? तो इसका आंसर है राजा मानसी। अकबर कालीन बिहार के सूबेदार में सबसे प्रसिद्ध कौन था? तो राजा मानसी था। बिहार किस मुगल सूबेदार ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाया था? तो इसका आंसर है राजा मानसी। राजा मानसी मुगल सूबेदार ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाया था। किस मुगल शासक के समय बिहार में सर्वाधिक विद्रोह हुए? तो इसका आंसर है अकबर। अकबर जो मुगल शासक थे उसके समय बिहार में सर्वाधिक विद्रोह हुए थे। बिहार में मुगल कालीन इमारतों में सबसे पुरानी या पुराना है? तो इसका आंसर है हाजीपुर की जामा मस्जिद। हाजीपुर की जामा मस्जिद जो है मुगल कालीन इमारतों में सबसे पुराना या पुरानी है। राजकुमार अजीम द्वारा अजीमाबाद को बसाने पर कितना व्यय हुआ था? तो इसका आंसर है 1 करोड़। राजकुमार अजीम द्वारा अजीमाबाद को बसाने के लिए 1 करोड़ व्यय हुआ था। बिहार में राजकुमार अजीम का कार्यकाल कितना था? तो इसका आंसर है 1702 से 1712। बिहार में अजीम का कार्यकाल जो था 1702 से 1712 था। औरंगजेब के शासनकाल में बिहार में सरकारें की संख्या मतलब प्रमंडल की संख्या कितनी थी? तो इसका आंसर है 8। औरंगजेब जब आया था उस समय बिहार में प्रमंडल की संख्या कितनी हो गई थी? 8 हो गए थे। उससे पहले जो था सिर्फ 7 ही थे। किस मुगल शासक के शासनकाल में खोखरा देश की विजय संपन्न, अर्थात खोखरा देश किसे कहते हैं? छोटा नागपुर कहते हैं, उसकी विजय संपन्न हुई। जिसका आंसर है जहांगीर। सिख गुरुओं में किनका बिहार से घनिष्ठ संबंध था? तो इसका आंसर है सी 1, 3 एवं 4। गुरु नानक का था, गुरु तेग बहादुर का था तथा गुरु गोविंद सिंह का था। किस मुगल सम्राट के शासनकाल में बिहार पर दिल्ली का नियंत्रण वस्तुतः समाप्त हो गया था? इसका आंसर है फर्रुखशाह। फर्रुखशाह के शासनकाल के समय बिहार पर दिल्ली का नियंत्रण जो है पूर्णतः समाप्त ही हो गया था। ईरानी यात्री मोहम्मद सादिक किस मुगल शासक के समय में बिहार आया था? तो ईरानी यात्री मोहम्मद सादिक जो था जहांगीर के शासनकाल में बिहार आया था। ईरानी यात्री अब्दुल लतीफ, ये जो है मोहम्मद सादिक जो है जहांगीर के शासनकाल में, अब्दुल लतीफ जो है वो अकबर के शासनकाल में बिहार आया था। राजमानसी को बिहार प्रांत का प्रांत पति नियुक्त किसने किया था? तो इसका आंसर है अकबर ने। राजमानसी को बिहार प्रांत का प्रांतपति जो है अकबर ने नियुक्त किया था तथा राजा मानसिंह ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाया। मुगल शासक जहांगीर ने 1621 में किसे बिहार का प्रांतपति नियुक्त किया? मुगल शासक जहांगीर जब आया तो 1621 ईस्वी में बिहार का प्रांतपति जो है राजकुमार परवेज को नियुक्त किया। राजकुमार अजीम को किसने बिहार का सूबेदार बनाया था? राजकुमार अजीम को बिहार का सूबेदार जो है औरंगजेब ने बनाया था। पटना को अजीमाबाद का नाम किसने दिया? तो इसका आंसर है राजकुमार अजीम ने। पटना को अजीमाबाद का नाम जो है राजकुमार अजीम ने दिया। वह प्रथम मुगल सम्राट जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ, तो इसका आंसर है फर्रुखशाह वह प्रथम मुगल सम्राट था जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ था। किस मुगल शासक का राज्याभिषेक पटना में हुआ? तो इसका आंसर है फर्रुखशाह का मुगल शासक जो था उसका राज्याभिषेक जो हुआ था पटना में हुआ था। किस मुगल शासक के काल में बिहार पर बंगाल के नवाबों का नियंत्रण स्थापित हुआ? तो इसका आंसर है सी बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम के शासनकाल में बिहार पर बंगाल के नवाबों का नियंत्रण स्थापित हो गया। मुगल प्रांत बनने के उपरांत बिहार का गवर्नर बना, तो इसका आंसर है मिर्जा अजीज
कोकलताम। मुगल प्रांत बनने के बाद बिहार का गवर्नर कौन बना? तो मिर्जा अजीज कोकलताम ने मुगल काल में बिहार का गवर्नर रहा। इसका आंसर है उपयुक्त सभी। सुजात खां था, सैयद खां तथा मुकरब खां था। बिहार में किस मुगल शासक का राज्याभिषेक अंग्रेजों के संरक्षण में हुआ? तो इसका आंसर है शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय जो मुगल शासक था उसका राज्याभिषेक जो था अंग्रेजों के संरक्षण में हुआ था। मुगल काल में बिहार का व्यापार किस महाद्वीप से होता था? तो इसका आंसर है उपयुक्त सभी। एशिया से भी होता था, अफ्रीका से भी होता था, यूरोप से भी होता था। तो मुगल काल में बिहार का व्यापार जो था तीनों महाद्वीप एशिया, अफ्रीका तथा यूरोप से होता था। बिहार में मुगल स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। तो इसका आंसर है मनेर में स्थित शाह दौलत का मकबरा जो है बिहार में मुगल स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। बिहार में मनेर में स्थित शाह दौलत का मकबरा बनवाया था। तो इसका आंसर है इब्राहिम खां काकर ने। बिहार के मनेर में स्थित शाह दौलत का मकबरा इब्राहिम खां काकर ने बनाया था। इसे जहांगीर के शासनकाल में बिहार के प्रांतपति इब्राहिम खां काकर ने बनवाया था। बिहार में मनेर में स्थित शाह दौलत का मकबरा के संबंध में क्या सही है? तो इसका आंसर है सी। उपयुक्त ए और बी दोनों। इसका निर्माण लाल पत्थर से हुआ था तथा इस पर अकबर के अधीन विकसित संश्लेषित शैली का प्रभाव है। तो मनेर में स्थित जो शाह दौलत का मकबरा है इसका निर्माण लाल पत्थर से हुआ तथा इस पर अकबर के अधीन विकसित संश्लेषित शैली का प्रभाव है तथा इसका निर्माण जो हुआ था 1617 ईस्वी में हुआ था। यह जो था बिहार में मुगल शैली का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। 1556 से 57 में मुगल शासक अकबर ने किसकी विद्वता के पुरस्कार में उसे मिथिला का राज दे दिया था? तो इसका आंसर है महेश ठाकुर। 1556 से 57 में मुगल शासक अकबर ने महेश ठाकुर की विद्वता के पुरस्कार में उसे मिथिला का राज दे दिया था। शाहजहां के काल में बिहार का सूबेदार कौन था? तो शाहजहां के काल में बिहार का सूबेदार जो था शाइस्ता खां था। शाहजहां के काल में बिहार का सूबेदार जो था शाइस्ता खां था। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया? अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में जो है 1576 ईस्वी में मिलाया था। अकबर ने बंगाल और बिहार को सन 1575 से 76 ईस्वी में अपने साम्राज्य के अधीन कर लिया। मुगल काल में किस वर्ष बिहार को बंगाल सूबे का अंग मान लिया गया था? तो इसका आंसर है 1733 ईस्वी में। मुगल काल में किस वर्ष बिहार को बंगाल सूबे का अंग मान लिया गया? तो 1733 ईस्वी में। बिहार में शासन करने वाला प्रथम मुगल शहजादा कौन था? तो इसका आंसर है शहजादा परवेज। बिहार में शासन करने वाला प्रथम मुगल शहजादा था शहजादा परवेज था। आधुनिक बिहार में हम आज बंगाल के नवाब और बिहार के बारे में पढ़ेंगे। तो नवाब अली वर्दी खां की बिहार में कार्यकाल थी। नवाब अली वर्दी खां जो थे उनकी बिहार में जो है कार्यकाल कब से कब थी? तो इसका आंसर है 1734 से 1740 ईस्वी। अलवर्दी खां का जो कार्यकाल था वह 1734 से लेकर 1740 ईस्वी तक था। अलवर्दी खां ने बंगाल की गद्दी पर अधिकार किया। तो अलवर्दी खां ने बंगाल की गद्दी पर कब अधिकार किया? तो 1740 ईस्वी। अलवर्दी खां ने बंगाल की गद्दी पे जो है कब अधिकार किया? तो 1740 ईस्वी में। बंगाल के नवाबों में किसने राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर में स्थापित की? मतलब बंगाल का ऐसा कौन सा नवाब था जिसने राजधानी जो है मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर में स्थापित की? जिसका आंसर है मीर कासिम। मीर कासिम जो व्यक्ति था वह मुर्शिदाबाद से अपनी राजधानी हटाकर मुंगेर में स्थापित की थी। 1748 ईस्वी में बिहार के किस नवाब की उप नवाब की हत्या हुई थी? तो 1748 ईस्वी में बिहार के हैबत जंग जो थे उप नवाब उनकी क्या हुई थी? तो हत्या हुई थी। 1748 ईस्वी में अलवर्दी खां ने रानी सराय के युद्ध में किसे पराजित किया? 1748 ईस्वी में अलवर्दी खां ने रानी सराय का युद्ध जो हुआ था उसमें अफगानों को पराजित किया था। तो रानी सराय का जो युद्ध हुआ था किसके किसके बीच हुआ था? तो अलवर्दी खां तथा अफगानों के बीच में हुआ था। तथा रानी सराय का युद्ध कब हुआ? तो 1748 ईस्वी में हुआ। निम्नांकित में कौन बिहार का प्रथम नायब नाजिम था? तो बिहार का प्रथम नायब नाजिम कौन था? तो इसका आंसर है राजा राम नारायण। बिहार का प्रथम नायब नाजिम जो था वह राजा राम नारायण था।
1733 ईस्वी में मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने किसे बिहार की सूबेदारी प्रदान की थी? तो मुगल सम्राट जो मोहम्मद शाह थे उसने बिहार की सूबेदारी किसको प्रदान की थी? तो सुजाउद्दीन को। अलवर्दी खान ने बिहार में अफगानों को किस युद्ध में पराजित किया? तो अलवर्दी खान ने बिहार में अफगानों को पटना के युद्ध में पराजित किया था। पटना का युद्ध किनके किनके बीच हुआ? तो मुगल शासक अलवर्दी खान तथा अफगानों के बीच में हुआ था। बिहार में कहाँ अलवर्दी खान ने मराठों को पराजित किया? अलवर्दी खान मराठों को कहाँ पे पराजित किया था? तो फतुहा के समीप। अफगानों को पराजित किया कहाँ किया? तो पटना के समीप, तथा मराठों को पराजित किया फतुहा के समीप। बिहार के किस उपनवाब को अफगानों ने हत्या कर दी थी? बिहार के किस उपनवाब को अफगानों ने हत्या कर दी थी? तो इसका आंसर है सी, जैनुद्दीन हैबत जंग को। जैनुद्दीन हैबत जंग को अफगानों ने क्या की थी? उपनवाब थे, इनकी हत्या की थी। अब आते हैं बिहार में यूरोपीय कंपनी। बिहार में डेन व्यापारियों ने कहाँ व्यापारिक कोठी खोला? तो डेन व्यापारियों ने व्यापारिक कोठी कहाँ पे खोला था? तो पटना सिटी, जिसे हम नेपाली कोठी के नाम से भी जानते हैं। तो बिहार में डेन व्यापारियों ने पटना सिटी में व्यापारिक कोठी खोला था। बिहार के पटना में माल गोदाम की स्थापना फ्रांसीसियों ने की थी। बिहार के पटना में जो माल गोदाम है उसकी स्थापना किसने की थी? तो फ्रांसीसियों ने की थी। और ये कब की थी? तो 1734 ईस्वी। तो डेन व्यापारियों ने व्यापारिक कोठी खोली थी पटना सिटी के पास, तथा फ्रांसीसी ने पटना में माल गोदाम की स्थापना कब की थी? तो 1734 ईस्वी। बिहार से यूरोपीय कंपनियां क्या व्यापारिक सामग्री प्राप्त करती थी? तो बिहार से यूरोपीय जो कंपनियां थी वह अनाज, सोरा, वस्त्र, ये सभी प्राप्त करती थी। तो बिहार से यूरोपीय कंपनियां जो थी वह अनाज, सोरा तथा वस्त्र प्राप्त करती थी। अंग्रेजों के बिहार के साथ व्यापार में मुख्य आयात सामग्री क्या थी? तो वही अनाज, सोरा, अफीम, ये सब क्या थी? मुख्य आयात सामग्री थी। किस अंग्रेज यात्री ने बिहार में 1617 से 71 में भीषण अकाल की चर्चा की है? जिसका आंसर है जॉन मार्शल। जॉन मार्शल जो थे वो चर्चा किए थे, मतलब अपने किताब में, कि 1670 से लेकर 71 ईस्वी में बिहार में क्या थी? भीषण अकाल पड़ा था। अंग्रेज यात्री पीटर मुंडी किस मुगल शासक के समय में बिहार आया था? तो पीटर मुंडी जो थे आपको शाहजहां के शासनकाल में बिहार आए थे। यूरोपीय कंपनियों द्वारा बिहार में स्थापित फैक्ट्रियां मुख्यतः कौन सी थी? तो पहली बात तो वो भंडारण केंद्र की स्थापना किए थे, दूसरी बात उन्होंने व्यापारिक केंद्र की स्थापना की थी, और तीसरी तो क्या प्रशासनिक केंद्र के ऊपर, लेकिन उत्पादन केंद्र की स्थापना नहीं की थी। अंग्रेजों ने पटना में अपनी फैक्ट्री किस मुगल शासक के शासनकाल में स्थापित की? इसका आंसर है शाहजहां। और शाहजहां के शासनकाल में बिहार में कौन आया था? तो पीटर मुंडी आया था। बिहार के क्षेत्र में सर्वप्रथम कौन आया? तो बिहार के क्षेत्र में सर्वप्रथम जो है पुर्तगाली आए थे। और सबसे भारत के क्षेत्र में सबसे पहले कौन आया? तो पुर्तगाली आया। तो बिहार के क्षेत्र में कौन सबसे पहले आएंगे? तो पुर्तगाली आएंगे। अंग्रेजों ने 1620 में बिहार में सर्वप्रथम कहाँ अपनी व्यापारिक कोठी स्थापित करने का प्रयास किया था? तो अंग्रेज जो है बिहार में पहले व्यापारिक केंद्र जो था कब स्थापित किया? तो 1620 ईस्वी में। और कहाँ पे किया? तो आलमगंज में। आलमगंज पटना में जो है उन्हें व्यापारिक केंद्र स्थापित करने का कोशिश किया था, लेकिन उनको सफलता नहीं मिली। ये सफलता जो उनको 1651 ईस्वी मिली। अंग्रेजों की पटना फैक्ट्री का प्रधान जॉब चारनाक कब बना? अंग्रेज जो थे उस पटना जो फैक्ट्री थी उसका प्रधान जो था जॉब चारनाक कब बना था? तो 1664 ईस्वी में। 1664 ईस्वी में बना था। बिहार में डच, हॉलैंड या नीदरलैंड? डच किसे कहे? हॉलैंड का कोई या नीदरलैंड को कहते हैं।
फैक्ट्री की स्थापना कब हुई? तो बिहार में डच फैक्ट्री की स्थापना जो हुई थी 1632 ईस्वी में हुई थी। 1632 ईस्वी में बिहार में डच फैक्ट्री की स्थापना हुई थी। पटना सिटी में डेन लोगों ने अपनी फैक्ट्री कब स्थापित की? तो डेन लोगों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री 1774 ईस्वी में स्थापित की थी। किस यात्री ने पटना को मुगल साम्राज्य का दूसरा सबसे बड़ा नगर तथा उत्तरी भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र बनाया? तो तेवर्निये ने पटना को मुगल साम्राज्य का दूसरा सबसे बड़ा नगर तथा उत्तरी भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र बताया है। और ये टेवर्निये जो था ये फ्रांसीसी था। किस यात्री ने मुगल काल में पटना की जनसंख्या 2 लाख बताया? मैनरिक ने। मैनरिक जो था वह यात्री बताया कि मुगल काल में पटना की जो जनसंख्या थी वो 2 लाख थी। वर्तमान पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत डच फैक्ट्री थी। वर्तमान गुलजार बाग स्थित गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस थी। वर्तमान में जो पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत थी यह प्रकार क्या थी? वो डच फैक्ट्री थी। तो उसी प्रकार वर्तमान जो गुलजार बाग स्थित गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस थी वह क्या थी? अंग्रेज फैक्ट्री थी। आप बात नहीं समझे? कहने का मतलब जो वर्तमान में आज पटना कॉलेज है उसकी जो उत्तरी इमारत जो है वो क्या थी? एक प्रकार की डच फैक्ट्री थी। तो उसी प्रकार वर्तमान में जो गुलजार बाग स्थित गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस थी वह क्या थी? तो अंग्रेज फैक्ट्री थी। अब आते हैं अंग्रेज और बिहार के बारे में पढ़ेंगे। तो पलासी का युद्ध कब हुआ? तो 1757 ईस्वी में। उसके जो उपरांत बिहार का उप नवाब कौन बना? तो मीर। पलासी के युद्ध के बाद बिहार का उप नवाब जो है मीरन बना। बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था? तो बिहार के जो है बंगाल के मीर कासिम जो थे उसने मुंगेर को अपना राजधानी बनाया था। बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था? तो बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री जो था रॉल्फ फिच था। बिहार में ब्रिटिश सत्ता का सर्वप्रथम विरोध किसने किया था? तो अली गौहर ने था। उसने बिहार में ब्रिटिश सत्ता का सबसे पहले विरोध किया था। अली गौहर ने कब पटना का घेरा डाला था? तो 1760 ईस्वी में। 1760 ईस्वी में अली गौहर ने पटना को घेरा डाला था। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा में दीवानी का अधिकार किसने प्रदान किया? इसका आंसर है शाह आलम द्वितीय ने। शाह आलम द्वितीय जो थे उसने बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा को अंग्रेज को क्या दीवानी का अधिकार प्रदान किया था। और यह अधिकार जो है 1765 ईस्वी में मिला था। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर क्यों ले गए? जो मीर कासिम थे अपने राजधानी जो थे मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर क्यों ले गए थे? जिसका आंसर है अंग्रेजों के हस्तक्षेप से मुक्त रहने के उद्देश्य से। अंग्रेज का कोई हस्तक्षेप न हो उससे मुक्त रहने के उद्देश्य से उन्होंने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर ले गए। बिहार के लिए एक लगान परिषद यानी रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना का गठन हुआ। तो वो गठन कब हुआ? तो 1770 ईस्वी में। तो बिहार के लिए एक लगान परिषद यानी रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना का गठन 1770 ईस्वी में हुआ था। धीरज नारायण को हटाकर सिताब राय को कंपनी द्वारा बिहार का नायब दीवान कब बनाया गया? धीरज नारायण को हटाकर सिताब राय को कंपनी द्वारा बिहार का नायब दीवान जो है आपको ये 1767 ईस्वी में बनाया गया। पटना में गोल घर का निर्माण क्यों किया गया था? तो अनाज के भंडारण के लिए। पटना में जो गोल घर है उसका निर्माण क्यों किया गया था? तो अनाज के भंडारण के लिए।
पटना में स्थित गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में ही पटना में गोलघर का निर्माण हुआ था। बिहार में अंग्रेजों द्वारा किए गए प्रशासनिक परिवर्तन के संबंध में क्या सही है? तो ये सभी चीज सही है। तो बिहार में फौजदारी प्रशासन को 1790 तक अपने नियंत्रण में ले लिया। मतलब बिहार में जो नियंत्रण था वो 1790 ईस्वी में वो ले लिए थे। 1866 ईस्वी में सारण जिला को 2 भागों में बांटा गया, यानी एक सारण और दूसरा चंपारण। सारण जिला को जो है 2 भागों में बांटा गया, एक सारण था तो दूसरा चंपारण में बांट दिया गया। कब? तो 1866 ईस्वी में। 1875 में तिरहुत को मुजफ्फरपुर और दरभंगा की 2 इकाई में बांट। तो 1866 ईस्वी में सारण और दरभंगा बटा, और तिरहुत को जो है मुजफ्फरपुर और दरभंगा में बांट दिया गया। कब? 1875 ईस्वी में। पटना के पहले अंग्रेज मजिस्ट्रेट कौन थे? तो पटना के पहले अंग्रेज मजिस्ट्रेट थे वह चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट थे। चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट जो थे पटना के पहले अंग्रेज मजिस्ट्रेट थे। बिहार में सोरे के व्यापार का एकाधिकार अंग्रेजों को किसने प्राप्त किया था? तो बिहार में सोरे के व्यापार का जो एकाधिकार था अंग्रेजों को मीर जाफर ने प्रदान किया था। 18वीं शताब्दी में बिहार जो था सोरे के लिए काफ़ी प्रसिद्ध रहा। 18वीं शताब्दी में बिहार जो था सोरे के लिए काफ़ी प्रसिद्ध रहा। बिहार के क्षेत्र में 1757 से 58 के बीच मीर जाफर एवं अंग्रेजों का विरोध आरंभ किया। तो बिहार के क्षेत्र में 1757 से 58 के बीच जो था मीर जाफर में अंग्रेजों का विरोध आरंभ किसने किया था? तो उपयुक्त सभी ने, राजा राम राय ने किया था, पहलवान सिंह ने किया था, कामगार खां एवं सुंदर सिंह ने किया था। मीर कासिम ने कहाँ बंदूकों एवं तोपों की कारखाना का स्थापना की? तो मुंगेर में। मीर कासिम ने मुंगेर में बंदूक एवं तोपों की कारखाना की स्थापना की। बक्सर का युद्ध कब हुआ? तो 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को। बक्सर का जो युद्ध हुआ था 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को हुआ था। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जो था वह हेक्टर मुनरो ने किया था। तो बक्सर का युद्ध जो था मीर कासिम, शुजाउद्दौला तथा शाह आलम द्वितीय के बीच एक संयुक्त सेना और अंग्रेजों के बीच हुई थी। बक्सर के युद्ध में किसे विजय प्राप्त हुई? तो बक्सर के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी को विजय प्राप्त हुई थी। बक्सर का युद्ध अंग्रेजों और मीर कासिम के बीच व्यापारिक चुंगी के संबंध में मतभेद के कारण हुई थी। 1781 ईस्वी में बिहार के पटना के आसपास के क्षेत्रों में हुए ब्रिटिश विरोधी संघर्ष में भाग लिया था। किसने भाग लिया था? तो इकबाल अली खां तथा नारायण सिंह। इकबाल अली खां तथा नारायण सिंह ने भाग लिया था। जो 1781 से बिहार के पटना में जो संघर्ष हुआ था, आसपास में जो ब्रिटिश संघर्ष हुआ था अंग्रेज की तरफ से कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स थे। पटना नगर पर 24 जून 1763 पटना नगर पर 24 जून 1763 को किसने अधिकार किया था? तो एलिस ने। पटना नगर पर 24 जून 1763 ईस्वी को एलिस ने अधिकार किया था। निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया? जिसका आंसर है सिताब राय। निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था? तो सिताब राय को नियुक्त किया था। सत्रह सौ तिरसठ ईस्वी में पटना में स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर अधिकार किया था। तो मीर कासिम ने। 1763 ईस्वी में पटना में स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर किसने अधिकार किया? तो नवाब मीर कासिम ने अधिकार किया था। ब्रिटेन के राजा ने 1765 ईस्वी में एक फरमान द्वारा बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को कितने रुपए में दी थी? तो 26 लाख रुपए में। ब्रिटेन के राजा ने 1765 ईस्वी में एक फरमान द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को कितने रुपए में दी थी? तो 26 लाख रुपए में दी थी।
अंग्रेजों को 1765 में बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण योगदान किसका था? तो नवाब मुनीरदौला का था। अंग्रेजों को 1765 ईस्वी में बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण योगदान किसका था? तो नवाब मुनीरदौला का था। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी कब प्रदान की? शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी जो है 12 अगस्त 1765 ईस्वी को प्रदान की। 1770 में बिहार में प्रांतीय परिषद की नियुक्ति की गई, जिसके अध्यक्ष कौन थे? तो जेम्स अलेक्जेंडर थे। 1770 ईस्वी में बिहार में प्रांतीय परिषद की नियुक्ति की गई, जिसके अध्यक्ष कौन थे? तो जेम्स अलेक्जेंडर थे। बिहार में धीरज नारायण, शिवागंग एवं मैनुअल मिडलटन का 3 सदस्यीय परिषद कब बना? तो 1766 ईस्वी में। बिहार में धीरज नारायण, शिवागंग और सैमुअल मिडलटन का 3 सदस्य परिषद जो है 1766 ईस्वी में बना। 1761 ईस्वी में बिहार का उप प्रांतपति किसे बनाया गया? इसका आंसर है राजवल्लभ को। 1761 ईस्वी में बिहार का उप प्रांतपति राजवल्लभ को बनाया गया। 1767 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजा राम नारायण को हटाकर किसे बिहार का नवाब दीवान बनाया गया? तो राजा सिताब राय को। 1767 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजा राम नारायण को हटाकर किसे बिहार का नायब दीवान बनाया गया? तो राजा सिताब राय को। बिहार में कब एक लगान परिषद का गठन किया गया, जिसमें रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका आंसर है 1770 ईस्वी में। बिहार में 1770 ईस्वी में एक लगान परिषद का गठन किया गया, जिसे रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना के नाम से भी जाना जाता है। तो कब किया गया? 1770 ईस्वी में। बिहार में अकाल के जांच हेतु राजस्व कर्मियों को पता लगाने तथा नया बंदोबस्त के लिए कंपनी ने किसे बिहार भेजा? तो सर जॉन सॉर को। बिहार में अकाल के जांच हेतु राजस्व कर्मियों को पता लगाने तथा नया बंदोबस्त के लिए कंपनी ने किसे बिहार भेजा? तो सर जॉन सॉर को।